बना है आपका कोई? TTS 9 to 10:30 XT। ठीक है, ग्रुप सभी ने ज्वाइन किया ना, चारों ने? जानवी, मयंक, ठीक है। अडोबी इंडिया, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन जहाँ से आप साइनिंग वगैरह कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी है, आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक मैंने आपके ग्रुप में ड्रॉप कर दिया है, सभी के पास पहुँच चुका है, देखिएगा इसको। एक वेबसाइट होती है फाइल CR, आप इस पर आएंगे और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है Adobe XD। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना डिसाइड कर लेता है। जैसे हम लोग विंडो चला रहे हैं तो यहाँ विंडो लिखाएगा, अगर आप मैक चलाओगे तो मैक लिखाएगा इसमें। इसका भी URL दे देते हैं आपको, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। हो सकता है यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट ना हो, क्योंकि हाल फिलहाल का ही अपडेट है ये, तो हमें एक लोअर वर्जन मिल सकता है इसका, बट सर्च करके देखते हैं। सो 59.0.12.2 कुछ हमें इस तरह का मिल रहा है, तो यानी कि लेटेस्ट आ चुका है इसके ऊपर, प्री एक्टिवेटेड है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसको अनजिप करने के लिए पासवर्ड रहेगा 123। ठीक है, इसको डालने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या अवेलेबल होना चाहिए? Adobe क्रिएटिव क्लाउड, ये भी आपने डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक ही Adobe ID, जैसे Gmail देखते हो ना, Gmail पे अकाउंट बना ले तो गूगल के सभी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे आप यहाँ पर भी देख पाओगे, सभी जगह पर आपका लॉगिन अवेलेबल है। तो आप यहाँ लिख लेंगे डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड, तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, तो ये ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से इसको हम लोग अनजिप करेंगे, इसको पासवर्ड क्या था 123, और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक ISO फाइल दिखाई देगा। ठीक है, हमें इसको भी एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। और यहाँ पर अब आप देखेंगे ऑटो प्ले और Adobe 2025 और यहाँ से सेटअप। तो अगर हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी XD है तो पहले तो उसको चेक करेंगे, तो देख सकते हैं XD यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है, तो मैं इस एग्जिस्टिंग वाले को अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है,
सेटअप, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड का आपको एक स्क्रीन पॉप होगा और इसमें आपको एक लॉन्च का बटन मिल जाएगा। क्लिक ऑन लॉन्च। इस तरह का एक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल सकता है। योर एक्सडी ट्रायल हैज एंडेड। ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटिव क्लाउड में लॉगिन हो रखा है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा इधर साइन इन करने के लिए। लिखा गया वेलकम टू योर अकाउंट। लॉग्ड इन था पहले से, इसलिए आ गया। अगर आपका नहीं होगा तो आपको बोला जाएगा करने के लिए। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन से पहले ही क्रिएटिव क्लाउड में साइन इन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना स्टार्ट। और यहाँ पर अगर क्लाउड बना रहा है यानी कि आप जो भी काम करोगे वो क्लाउड में सेव होता रहेगा। यहाँ पर स्टार्टर प्लान आपका रिटर्न जरूर आना चाहिए। स्टार्टर प्लान मतलब इसका फ्री प्लान होता है जिसमें आप सिंगल फाइल को किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको एडोबी का आइकन दिखाई देगा। यहाँ से न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होम का बटन मिलेगा। अगर आपने कुछ बनाया होगा तो आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। योर फाइल्स आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये आपको क्लाउड से कनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जो कि क्लाउड से आ रहा है डायरेक्ट। कैसे पता चलता है क्लाउड से आ रहा है? क्योंकि क्लाउड बनाएगा इस तरह से। ठीक है, शेयर्ड विद यू, अगर मेरे साथ किसी ने कोई वर्क अपना शेयर किया होगा तो वो मुझे यहाँ दिखाई देगा। मैनेज लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने लिंक्स वगैरह को मैनेज कर पाओगे। समटाइम्स कुछ एरर आ जाते हैं, अवॉइडेबल है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर डिलीटेड, क्या क्या आप अभी तक डिलीट कर चुके हो वो यहाँ दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है 30 दिन के बाद यहाँ से बिन से आपका डेटा परमानेंट डिलीट हो जाता है, वो फिर रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आप डिलीट करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, वापस आते होम। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपने किस डिवाइस के लिए काम करना है। ठीक है, तो जैसे आईफोन 14, ठीक है 13, इस तरह के ऑप्शन हैं यहाँ पर। ये आपके पास स्क्रीन साइज है डेस्कटॉप के लिए, ये साइज है सोशल मीडिया के लिए,
और कोई अगर कस्टम साइज आपके पास अवेलेबल है तो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हो। तो न्यू फाइल हम यहाँ से क्लिक करके भी बना सकते हैं डायरेक्ट, और ये देखेंगे आप इस तरह से आपका एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ऊपर क्लाउड वाले पार्ट पर आपको सिंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, शो कनेक्शन स्टेटस, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्या लिखा है सेविंग इन प्रोग्रेस। जैसे फाइल क्रिएट हो जाएगा फिर यहाँ पर आपका क्लाउड वाला पार्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो इतना पार्ट पहले आपने कर लेना है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, ये जो फोल्डर है वापस से इसकी जिप बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो तो हम इसको ड्राइव के थ्रू आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने पास इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो जैसा आप देख सकते हो XD का मेरे पास वर्जन 45 भी अवेलेबल है। और भी वर्जन होंगे, जैसे आप देख सकते हैं 56, 57, 51, है ना। तो इस तरह से अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ से करेंगे फाइल अपलोड, डाउनलोड्स, और ये फाइल हम यहाँ से अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। आपने बस सीधे डाउनलोड करना है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, और इसका लिंक भी मैं आपको ड्राइव में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको होने दीजिए, तब तक हम आगे देखते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगी एक बार ज़रा बताओ। फर्स्ट, अडोबी पर अकाउंट। सेकंड, क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड और उसको साइन इन कर लेना है आपने। देन फिर आपने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप लोग एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल फाइल ओपन कर पाते हो। XD में जितनी बार भी आप काम करोगे, जैसे आपने होम बटन पे क्लिक किया तो एक नया XD ओपन होता है, समझ गए। ऐसा नहीं ऊपर कि टैब में आपको मल्टीपल फाइल्स दिख जाएंगे। जितने फाइल्स आप देखना चाहते हो अलग अलग XD ऑटोमेटिकली ओपन होते रहेंगे, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा, इंटरफेस समझ में आ गया पूरा। तो आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा प्रॉपर्टी पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो शुरुआत हुई थी वही थी डेस्कटॉप स्क्रीन साइज़ के साथ। आपको किसी भी टाइम पर ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे साइज़ के साथ नहीं जाना है, सिंपल डिलीट बटन दबाओ, यहाँ से चूज़ करोगे आप मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, सोशल मीडिया और एप्पल की वॉच के लिए भी UI डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें। अब आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर कि हम भले से जुलाई मंथ चल रहा है और लेटेस्ट वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, बट आईफोन 14 तक ही यहाँ अवेलेबल है, जबकि मार्केट में 16 और अभी सितंबर आने वाला है तो 17 भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। बट ये अभी तक 14 पर ही है। क्यों? क्योंकि अडोबी ने फिग्मा को टेक ओवर कर लिया 2 साल पहले, ठीक है। तो इसलिए अब वो इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो फिग्मा के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, समझ गए। तो फिग्मा जो पहले मार्केट में एक इंडिविजुअल एंटिटी था, अब वो अडोबी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें XD सीखना चाहिए? तो देखो इसके पीछे प्रोसेस है समझने का। जैसे मान लो कि आप अडोबी का कोई भी टूल सीख गए लाइक इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, तो XD चलाना आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत इजीली आप इसको चला लोगे, और अगर आपने एक बार इसमें काम कर लिया तो आप फिग्मा को बहुत इजीली चला पाओगे। हाँ, बट फिग्मा XD से बहुत एडवांस है,
उसके अंदर आप बहुत सारे कंट्रोल्स देख पाओगे अलग अलग तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप साइज़ वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम डेस्कटॉप के साइज़ के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेस्कटॉप में भी आपको 3 डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा साइज़ सीखना पर्पज़ नहीं है, अभी हम पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो कभी भी अगर आपने अपने जिस भी प्रोजेक्ट को बना रहे हो उसके लिए स्क्रीन साइज चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर्ट बोर्ड। ठीक है, इलस्ट्रेटिव भी आर्ट बोर्ड ही बोलते हैं, शॉर्टकट कमांड है ए। यहाँ से आप चूज़ करिए इस तरह से। अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ भी बना नहीं है तो आप पूरे आर्ट बोर्ड को कभी भी उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बट अगर आपने अपने आर्ट बोर्ड पर कुछ भी ड्रॉ कर दिया है इस तरह से, अब आप अपने आर्ट बोर्ड को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि आर्ट बोर्ड पे आपने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। तो अब आप बेस को नहीं हिलाएंगे। अगर हाँ सिचुएशन है कि भाई हिलाना पड़ रहा है, तो तरीका क्या है, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वहाँ क्लिक करोगे और उसके बाद आप इसको मूव करा पाओगे। समझ आई बात? ठीक है, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट, कुछ बनाया है तो उस कंडीशन में लेफ्ट टॉप में आके यहाँ से आप मूव करोगे इसको। अब जो भी आपने यहाँ पर बनाया है स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ से आपको उसके अंदर कंट्रोल मिलेंगे कि भाई पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है आपको, क्या, रिस्पॉन्सिव साइज। रिस्पॉन्सिव साइज का काम क्या होता है कि जब अगर हम लोग स्क्रीन को छोटा या बड़ा करें तो उसके अंदर के एलिमेंट उसी के हिसाब से हैंडल हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर क्या है, स्क्रॉलिंग, वर्टिकल या नन। अब जब हम कोई ऐप या वेबसाइट बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल तो स्क्रॉल होता नहीं है, सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉलिंग होता है। अपीयरेंस यानी कि डिफ़ॉल्ट हमारे आर्टबोर्ड का कलर क्या रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर एक सॉफ्टवेयर में तो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या कलर मिलता है, वाइट। फिर क्या मिलता है लास्ट में, ग्रिड। ग्रिड का काम क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि भाई मैंने एक बैनर बनाया एग्जाम्पल के लिए, इसके बाद मुझे ये नहीं पता कि सेंटर लाइन प्रॉपर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाके फिर इसको अलाइन करोगे इस तरह से। फिर मुझे लगता है 3 कॉलम लेआउट की अप्रोच के साथ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए इस तरह से। अब कैसे पता कि ये तीनों इक्वल बैठ पाएंगे कि नहीं, नहीं पता ना कुछ। तो अभी हमने 3 का यूज़ किया, पर आप देख पाओगे तीनों के बीच में हमने इक्वल गैप को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ इस तरह से। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि ये आपको आइडिया ना लगाना। देखो मेरा परफेक्शन है तो मैं बना लेता हूँ, आपके साथ प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में। तो बिगनर लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, आप यहाँ से लेआउट मोड ऑन करेंगे। अब क्या समझ में आया, कुछ देखा समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम लोगों ने कोडिंग पढ़ा हुआ है तो हमने उसमें बूटस्ट्रैप पढ़ा था। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, 12 कॉलम होते हैं, तो 12 कॉलम की अप्रोच आपको यहाँ मिल जाएगी डायरेक्ट। और 12 कॉलम की अप्रोच में अब मान लो आपको कोई कॉलम बनाना है, जैसे तो मैंने तो बनाया था अपने बैनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट देखें तो यहाँ पर 12 कॉलम्स अवेलेबल हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कवर करना था इस तरह से, तो देख रहे हो ऑटोमेटिकली स्नैप हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली स्नैप है। ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया। तब आपको अलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप कॉलम के हिसाब से चीज़ें बनाते जाओगे। तो कहीं पर 3 कॉलम लेआउट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कहीं पर आपको लगता है 4 कॉलम लेआउट की रिक्वायरमेंट है,
तो आप बहुत इजीली 4 में भी स्विच कर पाओगे। ऑल्ट से यहाँ कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा है, वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होती कितना विड्थ कितना हाइट, ग्रिड या कॉलम का कॉन्सेप्ट चलता है ना, सेम ग्रिड कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। तो डेस्कटॉप के लिए जब भी काम होगा ध्यान रखना 12 कॉलम होते हैं, ऑटोमेटिक आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। बट अगर कुछ कस्टमाइजेशंस करना पड़ जाए तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलम्स गटर विड्थ 16, कॉलम विड्थ 122, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, लिंक्ड लेफ्ट राइट मार्जिन, जैसे कि इधर और इधर जो आपका है वो 140 का है इसके अंदर। अब क्या ये सही है या गलत है, हमें इसको समझना होगा। आप यहाँ क्लिक करो, कितना लिखा रहा है 1640, ठीक है। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है तो मैक्सिमम तुम में से कोडिंग कितने लोगों को रखा है, नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारा हुआ है, तेरा बूटस्ट्रैप नहीं हुआ भी? अच्छा चलो, जान भी छोड़ना नहीं है कोडिंग, क्योंकि अगर कोडिंग नहीं पढ़ोगे ना तो एक्सडी फिग्मा बेकार है फिर, तो उस पर थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। अभी तुम्हारा जो वाला बैच था ना उसमें बूटस्ट्रैप स्टार्ट होने वाला है, वो सीख लो। और आपका क्या कोर्स है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है ना, अच्छा सभी का डीसीसी है, ठीक है। तो तुम्हारा तो बूटस्ट्रैप हो रखा है, ठीक है। तो जिसका भी बूटस्ट्रैप नहीं है तो मेरा या तो ट्यूसडे से ना मेरा बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके ना थ्योरेटिकल क्लासेस ज़रूर ले लो। उससे फ़ायदा क्या रहेगा ना कि आपको डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएंगे। देखो अल्टीमेटली क्या है, जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे वो प्रोग्राम होगा, वो कोड किया जाएगा। तो पहला चीज़ ये कि जैसे जानवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें कि जानवी को कोडिंग पसंद नहीं है, तो जानवी को एक्सडी फिग्मा में कुछ भी बनाना है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो कोड किया जाएगा। तो क्या जानवी वो हमारा कोडिंग फ्रेंडली है डिज़ाइन या नहीं है, तो वो तभी क्लियर होगा जब तुम्हें कोडिंग का फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। तुम्हारे बैच में मैंने एक चीज़ बोली थी, शायद तुम्हें याद हो, कि मैं तुम्हें बहुत एडवांस लेवल का कोड पढ़ा रहा हूँ, बट तुम्हें उतना एडवांस जानने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली क्लास लेते रहते उसमें क्या था दिक्कत, नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, क्लास छोड़ना सही नहीं था। मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ है कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज ये मिथ बिल्कुल बदल चुका है, लोग अब इंडस्ट्री कहती है कोडिंग की नॉलेज है कि नहीं है तभी एक अच्छा डिज़ाइन बनेगा, और ये चीज़ मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। मेरे पास न जाने से कितने स्टूडेंट आ चुके 2022 से लेकर टिल डेट तक, जिसमें उनके ताऊ चाचा भाई बहन किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने सीधे बोला कि भाई मेरे इस बच्चे को सीधे आप वो सिखा दो एक्सडी फिग्मा, ठीक है। और उनमें से कोई बच्चा, जितने पेरेंट्स ने इस तरह का स्टेप लिया, कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ अधूरा ज्ञान। नॉलेज लो तो पूरा लो, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, किसी काम का नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देता ना, एक महाभारत में अभिमन्यु, ठीक है, चक्रव्यूह में घुसना जानते थे लेकिन बाहर आना नहीं जानते थे, तो क्या हुआ, मारे गए। वही होता है कि भाई ताऊ चाचा भाई बहन मामा मामी जो भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कभी भी जिसको रिकमेंड कर रहे हैं कोर्स के लिए, कभी अपनी कंपनी में नहीं लगाएंगे। ये डार्क साइड है, जो भी तुम्हें रिकमेंड करेगा तुम्हें कभी जॉब नहीं लगवाएगा अपनी कंपनी के अंदर। क्यों? उसको ये डर है कहीं मेरा नाम ना खराब कर दे, है ना। तो सबसे बड़ी टेंशन, ठीक है। और दूसरा, मेरी कंपनी में मेरी क्या रेपो है, अच्छी है बुरी है, मुझे क्यों बताना किसी को, समझ गए। तो ये दो मेजर चीज़ है। अब बच्चे ने फॉलो किया उनकी तरफ से, और सीधी सी बात है यार, आप एक फ्रेशर हो, आपको एक्सडी फिग्मा सिखा दिया गया,
अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कौन सी कंपनी तुम्हें 10-15 हज़ार की सैलरी पर एक सपोर्ट के लिए एक महंगा बंदा तुम्हें देगी? आप खुद सोचो इस चीज़ को, कोई नहीं देगा। या मैं कहता हूँ चलो आप वेब डिज़ाइनर बहुत अच्छे हो लेकिन आपको फोटोशॉप वगैरह नहीं आता, तो कौन सी कंपनी जो तुम्हें तुम्हारी बेसिक सैलरी के ऊपर एक एंट्री लेवल पर तुम्हें एक जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर देगी? कोई नहीं देगा ना। तो स्टार्टिंग के जो हर्डल्स हैं वो आप अपने ही स्किल से हटा सकते हो, इसलिए मल्टी स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई अरीना में कोर्स बना विच इज़ DCC, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है 1%, ठीक है, तो उसके पास 2 रास्ते और बचते हैं, ग्राफिक एंड मोशन ग्राफिक, है ना। या फिर कोई बच्चा ऐसा है कि भाई जिसका इंटरेस्ट है वो कोडिंग के अंदर है, वीडियो ऑडियो एडिटिंग में नहीं है, तो वो ग्राफिक और UI डिज़ाइन के अंदर जा सकता है। तो इसलिए मल्टीपल स्किल्स आपको सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करवाते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही चीज़ जानोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब देखो जैसे मार्केट का एक एग्जांपल समझो, आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, एक इलेक्ट्रिशियन सारे काम नहीं जानता, उसकी किसी न किसी तो मास्टरी होगी, ठीक है। जो फ्रिज रिपेयर करना जानता होगा वो AC भी रिपेयर करना जानता होगा। क्यों? रेफ्रिजरेंट जो होता है वो सेम ही तो होता है दोनों में, गैस चार्ज करना होता है। जो माइक्रोवेव रिपेयर करना जानता होगा वो वॉशिंग मशीन रिपेयर करना जानता होगा, जो कि टर्मिनोलॉजी अगेन सेम है दोनों की, समझ गए। कोई अकेला ऐसे नहीं होगी चीज़ मैं तो सिर्फ माइक्रोवेव ही करता हूँ, अब कल को माइक्रोवेव डिसकंटिन्यू हो गया, अब क्या रिपेयर करेगा? गेटिंग माई पॉइंट। तो चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से, और उसी हिसाब से आपको भी सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या चल रहा है उसके हिसाब से। मैं भी जब इस फील्ड में था तो हम कोडिंग करते थे, उसमें फ्लैश एक टूल आया करता था दैट टाइम अडोबी का। अडोबी का क्या था, मैक्रोमीडिया कंपनी का था, अडोबी ने 2008 में उसको टेक ओवर किया था कंपनी को। तो हम फ्लैश में एनिमेटर और प्रोग्रामर हुआ करते थे, लेकिन हमें पता चल गया था कि भाई आने वाला जो भविष्य है वो ये नहीं रहेगा, क्योंकि 2008 में जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके अंदर एनिमेशन वगैरह आ चुका था, तो जो काम हम लोग उसके थ्रू करते थे वही चीज़ें बदल गई। अब सोचो कि 2008 में हमने अपना पूरा का पूरा फील्ड बदल दिया, ठीक है, और गूगल ने उस चीज़ को जाके ऑफिशियली शट डाउन किया 2019 में। अब सोचो कि आपको एक हैबिट बनी हुई है उसी चीज़ पे काम करने की, और आप उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, तो दिक्कत तो आएगी फिर आपको आगे जाके। तो इसलिए टाइम रहते अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पर हमारा एक टॉपिक आया था कि भाई ये ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हमने नोटिस किया जो डिफ़ॉल्ट इसने मुझे ऑफर किया ग्रिड वो इस विड्थ में है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस ग्रिड का टोटल विड्थ देख रहे हैं वो कितना है, 1640 पिक्सल। चलो ऑफिशियली समझते हैं, गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस आप देख रहे हैं, मैक्सिमम कितना रहे 1400। इसके बाद हम कंटेनर की बात कर लेंगे। जो हमारा सबसे बड़ा कंटेनर होता है वो कितना होता है, 1320 पिक्सल का, ठीक है। और ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब स्क्रीन का साइज 1400 या 1400 पिक्सल से बड़ा हो जाता है, समझ गए। तो यानी कि हमारे पास जो मैक्स विड्थ है वो कितना है, 1400। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ जिसको आप ध्यान से देखेंगे, विच इज गटर। गटर यानी कि 2 कॉलम के बीच का स्पेस। तो गटर को भी अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ये 1.5 REM दिखाई देगा। जिसको अगर हम पिक्सल्स में देखेंगे तो कितना आ रहा है, 24 पिक्सल्स, समझ आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जो भी आप वेबसाइट के लिए UI डिज़ाइन करोगे वो बूटस्ट्रैप से बनेगा या फिर टेलविंड से बनेगा, है ना। तो बूटस्ट्रैप में अगर बनाना है तो फिर आपको स्टैंडर्ड तो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप भी अपने आप में एक UI लिखा गया है ट्विटर कंपनी की तरफ से। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। ये हमने एक फुल स्क्रीन, यानी कि जो ये मेरा स्क्रीन है, ये वाला ये जो सामने आपके,
सब फुल एच मोड में इस वक्त। तो फुल एच मोड में हमें ये तो पता चल गया कि भाई इतनी विर्थ तो नहीं होती, कंटेनर वहाँ पर 1400 पिक्सल से ऊपर नहीं जा सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक तो गटर को आप चेंज करोगे जो कि 16 पर है, ध्यान रखना 8 होता है, 16 होता है, ठीक है, 24 होता है, 32 होता है, इस तरह से 8 से मल्टीप्लाई होते जाता है, या 8+8 उसमें इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो ये तुमने कर दिया अपना गटर सेट। इसके बाद कॉलम की विड्थ को कैसे सेट किया जाए, है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, लिंक्ड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिफरेंट मार्जिन फॉर ईच साइड। मुझे एक फीचर मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 138। अगर मैं फुल एच डी साइज की बात करता हूँ विच इज़ 1920 माइनस 1400, रिमाइंडर कितना आया, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना है, चलिए तो यहाँ से लिखेंगे 260 अब अंदर के एरिया को अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से, ठीक है, चेंज हुआ, 1400 पिक्सल के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने इस कॉलम की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप सीधे यहाँ जाके लिख सकते हो 260, ठीक है। तो ऐसे आप डिफाइन कर पाओगे इन चीज़ों को। तो ये सेट करना आ गया, चलिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि लेआउट, ठीक है, लेआउट में आपको ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा आपको स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ग्रिड देखी होंगी आप लोगों ने, फोटोशॉप में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। जब बहुत प्रिसाइज लेवल पर काम होता है, मैथमेटिक्स से मैंने पढ़ा है ना, ग्राफ बनाए होंगे तो इसी बॉक्सेस को काउंट कर करके हम लोग बनाते थे सारी चीज़ें। तो जब कोई लोगो बनता है बहुत हाईली डिटेल्ड, तो क्या होता है, क्लाइंट एंड से आपको पूरा दिया जाता है कि भाई इतने बाई इतने ग्रिड के अंदर ही बनाना है आपने, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, वो बहुत ही प्रिसाइज बनेगा। और ऐसा प्रिसीजन किस तरह के इसमें होता है, जो हाईली फेमस ब्रांड मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, लेट्स से हम सर्च करते हैं ट्विटर लोगो। अब अगर हम लोग इस ट्विटर के लोगो को एक इमेज फॉर्म में यहाँ देखें, ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ग्राफिक्स सीख चुके हो, गोल्डन रेशियो से। तो गोल्डन रेशियोस में क्या लगाओगे आप, कितने सर्कल, गिने नहीं है कभी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, बड़े ब्रांड हमेशा ना गोल्डन रेशियो का ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हर एक चीज एक सर्कल पर आपको मिलेगी, ठीक है। अब अगर किसी को गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो वो क्या सोचेगा कि भाई चलो मैंने यही तो बनाना है, नेट से डाउनलोड किया, पेन टूल लिया और ट्रेस कर लिया आपने, है ना। जनरली यही सबसे आसान तरीका लगता है। बट कोई भी लोगो जो आप देखते हो, यहाँ पर आप अगर सर्च करेंगे, नेट जियो, अब ये देखो इनका फाइनल, ये होता है हमारा गोल्डन रेशियो स्पाइरल, ठीक है। क्या लिखा है, क्रिएट अ रेक्टेंगल विद गोल्डन रेशियो प्रोपोर्शन,
ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले बनेगा एक स्क्वायर, जो भी साइज रखना चाहते हो। फिर क्या होगा, उसी स्क्वायर को डबल करना होता है, ठीक है। स्टेप 2, फिर आपकी हाइट उसके ऊपर डबल हो जाएगी। तो अगर आप ये देखो, ये अपने आप में प्रॉपर एक स्क्वायर बन चुका है। इसी तरह से फिर आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाओगे और तब तक बनाते जाओगे जब तक पूरा एक बड़ा साइज बन के तैयार हो जाए, ठीक है। और फाइनल आपका गोल्डन स्पायरल निकल के आएगा इसके अंदर। अब जैसे फोटोशॉप आपने किया होगा, फोटोशॉप में देखा गोल्डन स्पायरल या नहीं? कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा? नहीं देखा तो गोल्डन रेशियो कैसे पता? फिर क्या बना के दिखाया उससे? क्या रूल होता है गोल्डन रेशियो का? 1.618। बिल्कुल सही है, यही होता है गोल्डन रेशियो का रूल। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे और कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं इसको हम लोग? लोगों में किया था, टेक्स्ट वगैरह में नहीं किया। ओके, कौन से सर ने पढ़ाया? गिरीश सर ने। कितने दिन पहले पढ़ाया? 4 महीने पहले। तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सिखाई है, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट क्या होता है, आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हो और यहाँ से मैं इसको इस तरह से मैटर को कॉल कर लेना है। अब हम किस साइज पर है? 100%। क्या मैटर को अच्छे से पढ़ पा रहे हो? कोई बात नहीं, कलर का इश्यू हो सकता है, मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। क्या पढ़ पा रहे हैं हम लोग? दिख तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। या अगर आप 2 फुट के डिस्टेंस से भी अगर इसको देखोगे तब भी आप एकदम फ्लो में तेज़ी से नहीं पढ़ पाओगे। आप लोग यंग हो, कर लोगे स्ट्रगल। सोचो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 50-60 है, आई साइड भी वीक है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो स्क्रीन फ्रेंडली साइज क्या होता है ना? तो मैं क्या होता है साइज भूल गया बेचारा। जानवी आप बताओ, पढ़ाया था ना HTML में। स्क्रीन फ्रेंडली जो साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल, ठीक है। इससे छोटा नहीं लिखते हम लोग स्क्रीन के ऊपर, मजबूरी है तो बात अलग है, बट ये डिफ़ॉल्ट साइज है, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गया हमारा एक इस तरह का फॉन्ट। अगर मैं यहाँ पर एरियल वगैरह लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर नैरो वगैरह इसको हम रेगुलर कर लेंगे ताकि थोड़ा खुल के आए, और लाइन हाइट वगैरह को हम लोग ऑटो रखते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट। अब देखो क्लियरिटी थोड़ा सा एनहांस हुआ पहले से। इसके अलावा यहाँ पर अभी शार्पनेस कुछ नहीं, मैं इसको शार्प करूँगा, इससे रीडेबिलिटी आपकी और बढ़ेगी, है ना। अब ये टेक्स्ट देखने में काफ़ी ठीक ठाक हो गया है। अब क्या है कि मुझे इस टेक्स्ट के एक हेडिंग देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से जाके लिख देते हैं हेडिंग, और इसको भी हम लोग कहीं यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या साइज रखें इसका हेडिंग का? तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा करोगे कि भाई ठीक है 20 तक रख के देखते हैं, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा चलो थोड़ा सा और 22-23 करके देखते हैं, हाँ ठीक लग रहा है। तो ये क्या हुआ? तुक्का, ठीक है, कि भाई हमने घटा बढ़ा के देखा, चलो हाँ इतना सही लग रहा है तो ये लगा देते हैं। बट हर एक चीज़ गोल्डन रेशियो में एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
अगर आपको 16 पिक्सल के लिए कोई हेडिंग बनाना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या था वैल्यू गोल्डन रेशियो का 1.618, क्या साइज है, बस इस साइज को दुनिया में कोई नहीं नकार सकता तुम्हारा। ये आपकी इस टेक्स्ट के हिसाब से परफेक्ट हेडिंग है। तो आगे से सारी समस्या खत्म हो गई। जब भी कोई टेक्स्ट लिखोगे उसके साथ क्या हेडिंग जाएगा आपको फार्मूला पता चल गया। तो इससे खाली डिज़ाइन नहीं बनते, टाइपोग्राफी में भी यूज़ होता है। चलो यकीन आए ना आए तो वाली बात यहाँ आते हैं, और फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ लिखा है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट टूल के साथ हम कुछ टेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं। टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पर 20 है, हम इसको 100% पर देखेंगे इस तरह से, और कलर जो है आप इसका डिफाइन कर लेंगे। अब फॉन्ट क्या रखना है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, लाइक हमने एरियल वगैरह रख लेना है। क्या मिसिंग आ रहा है, ये क्या है, मिसिंग फॉन्ट। एक बार जरा रिलॉन्च कर लो एक्सडी को, डू नॉट सेव। अब आ गया। ओहो, थोड़ा सा कुछ टाइप कर लेना। यहाँ ये मैटर कॉपी, साइज 20 है, कंट्रोल 1 फॉर 100%, लिखा रहा ऊपर अच्छे से विजिबल है टेक्स्ट। और ये हमारा एरियल फॉन्ट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोई हेडिंग बनाना है, जैसे फोटोशॉप में ये कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सडी और फिग्मा में ये कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर फॉन्ट साइज जो 20 है मैं इसको 16 कर देता हूँ, इसको भी 16 कर देता हूँ। आप यहीं पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1.61, समझ में आया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है इट मीन्स कि इसका कुछ पर्पज़ है, तभी इन्होंने दिया है फीचर इसके अंदर। ये और कहीं नहीं होगा, या तो यहाँ चलेगा या फिग्मा में चलेगा, ठीक है। तो सीधे आप इस तरह से बढ़िया सा साइज कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। दूसरा, जब हम कोई लेआउट ग्रिड बनाते हैं, अब मान लो ये ग्रिड क्यों बनाई गई है, ये भी एक गोल्डन रेशियो है। तो जब आप कोई कार्ड बनाते हो तो कार्ड को कितना बड़ा हमें बनाना है, ठीक है, उसकी हाइट की देखनी। ये नहीं कि आपके पास 4 कॉलम या 3 कॉलम का अप्रोच है तो आप कार्ड को इतना लंबा बना लोगे, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो गोल्डन रेशियो होना चाहिए। तो फोटोशॉप में अपने गोल्डन रेशियो स्पाइरल नहीं देखा है, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। यहाँ से हम क्रॉप टूल में आते हैं। क्रॉप टूल में जब आप यहाँ होंगे कुछ बना लेना पहले, तब दिखाई देगा आपको। चलिए
आप देख रहे हो कार्ड का पूरा डिज़ाइन जो है गोल्डन रेशियो के अंदर आ रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल, है ना, समझ आ रहा है। तो टेम्पलेट जो डिज़ाइन है वो गोल्डन रेशियो के अंदर डिज़ाइन है। तो आप जब कोई कार्ड बनाएंगे तो हाइट उसकी उसी हिसाब से रखिएगा। इवन जब आप सेल फोन से फोटोग्राफी करते हो तो उसमें भी ग्रिड आती है, उसका भी काम क्या होता है, गोल्डन रेशियो, ठीक है। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन से इरिटेशन होती है, लाइन्स आ रही होती है, स्क्रीन पे बंद कर देते हैं हम लोग उसको, बट वो फोटोग्राफी के पर्पज से दी जाती है आपको। यानी कि अगर मान लो कोई ये पर्सन है और यहाँ पीछे कोई फेमस मोनूमेंट है, जैसे कि आप ताजमहल गए और ताजमहल के ठीक सामने खड़े होकर खिंचाओगे तो फ़ोटो की वैल्यू ख़त्म हो गई ना, ताजमहल को तुमने कवर कर लिया। तो उसको हमेशा क्या करते हैं, ताजमहल को हम फोकस में रखते हैं और पर्सन को साइड में रखते हैं। तो दोनों पर्पस सोल्व हो गए, मेरी फ़ोटो भी आ गई और ताज की फ़ोटो भी आ गई। अब तुम ताज के आगे अगर खड़े हो जाओगे ऑब्स्टिकल बन के, तो या तो उसकी आजू बाजू की मीनारें या फिर टॉप की मीनार दिखेगी, लेकिन उसका मेन जो पार्ट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप लूज़ कर जाओगे। दैट्स व्हाई वहाँ पर भी रूल्स ऑफ थर्ड चलता है। तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ना, इसमें कुछ लाइंस दिख रही होंगी आपको हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में ना। तो आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचनी है तो सेंटर वाले पॉइंट पर खींचो, दिखाई दे रहा हो ना, सेंटर में ग्रिड उसी के अंदर होना चाहिए वो। और अगर आपने किसी मोनूमेंट के साथ खींचनी है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो और बाकी चीज़ों में, सॉरी, पर्सन को यहाँ रखो, सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को वहाँ रखो, ठीक है, इस तरह से। तो आपकी फोटोग्राफी स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। खैर अब तो एआई आ गया, कुछ भी बदला जा सकता है बाद में, बट जब नहीं था तब तो बड़ा ज़रूरी था ना। आजकल इंस्टाग्राम का एक नया फिल्टर आया, जो मर्जी चेंज कर लो उसमें। तो गोल्डन रेशियो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसका सिस्टम आप समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका साइज है 50 बाई 50, इस तरह से, समझ गए। तो क्या होगा, आप यहाँ पर अब जो बनाओगे वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ नोटिस करेंगे कि वो देखो एग्जैक्ट आया 99 बाई 99, है ना। क्योंकि मैंने 1 पिक्सल अपना ओवरलैप करके रखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ इस तरह से, या मैं एक काम करता हूँ, आउटलाइन को हटा देता हूँ और मैं कलर यहाँ कुछ रख लेता हूँ, और इसका भी मैं यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ और कलर कुछ और रख देता हूँ यहाँ पर। और अब आप यहाँ पर इसको बड़ा करो, एग्जैक्ट देखो 100 आया बन के, ठीक है। तो जब भी हम कुछ बनाते हैं तो इसी तरह से गोल्डन रेशियो को बनाया जाता है, छोटे से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे आप उसको बड़ा करते जाओगे। और यही प्रोसेस सेम आपको यहाँ समझाया भी गया है इसमें, ठीक है। और चाहो तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बातें की। चलिए, तो अब लोगों के ऊपर हम लोगों ने देख लिया कि भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा ये तो फाइल हमने भी ऑलरेडी ओपन की थी ना। नीचे आते हैं, शायद यहाँ आपको लोगो मिलेंगे, ये देख रहे हैं, सो मैनी सर्कल्स हैं यहाँ पर। ऐसे एप्पल का लोगो अगर आप देखोगे, पेप्सी का लोगो अगर आप देखोगे, नेट जियोग्राफी का लोगो अगर आप देखोगे, ऐसा कुछ सो मैनी लोगोज मिल जाएंगे जो इसी के ऊपर ही बेस्ड है।
अब ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं, जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल आपको क्या दिखाया है, टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पर सर्च करें मॉन्यूमेंट्स, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत समय पहले लोगों ने इसको डिकोड कर लिया था। दिख रहा है ना, जैसे आगरा का ताजमहल एक परफेक्ट गोल्डन रेशियो का एग्जाम्पल है। आगरा का ताजमहल रूल्स ऑफ थर्ड का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। वो मास्टरपीस क्यों लगते हैं अपने आप में देखने में, क्योंकि वहाँ पर गोल्डन रेशियो, हर एक चीज़ एक सिमेट्री में है। आज की डेट में आर्किटेक्ट जो सस्ते वाले होते हैं ना, जो बिल्डर फ्लैट वगैरह बनाते थे, ठीक है, वो फिर कुछ सालों में कोलैप्स हो जाते हैं। उसके पीछे का प्रॉब्लम ही यही है, बैलेंसिंग। आप मिस्र का पिरामिड देखोगे, ठीक है, कुछ भी देख लो उठा के, बड़े बड़े फेमस, देखो यहाँ पर एक छोटा बॉक्स, फिर उसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर पूरे का डबल। परफेक्ट गोल्डन रेशियो एग्जांपल है ना। कुछ भी सर्च कर लो, इसलिए आज तक बचे हुए, नहीं तो अर्थक्वेक तो बड़े तगड़े तगड़े आ चुके ना। अब प्रकृति ने हमें बनाया, एनाटॉमी को समझेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो, जब लोग भी 3D में किसी चीज़ को बनाते हैं ना, तो जैसे मान लो कि मुझे कोई कैरेक्टर बनाना है, तो हम लोग कैरेक्टर को भी पूरा नहीं बनाते, हम आधा बनाते हैं और आधे को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। रेयर होगा बहुत, बट ऐसा नहीं होगा किसी की आंखें छोटी बड़ी होंगी, ठीक है, रेयर हो सकता है, बट हर एक चीज़ आपको बराबर मिलेगी, ठीक है। फेस की ज्योमेट्री, या इवन अगर हम लोग साइड से फेस को देखते हैं तो सो मैनी गोल्डन स्पायरल आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की बनावट, ये एक है पूरा कर्व, ठीक है, और पूरे फेस को अगर आप देखोगे तो ये भी अपने आप में एक परफेक्ट गोल्डन रेशियो है, ठीक है। आप कानों की बनावट देखो, परफेक्ट गोल्डन रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो गोल्डन रेशियो पर ही बेस्ड है। तो हर चीज़ में आपको गोल्डन रेशियो मिलेगा। अब जैसे आप स्केचिंग करते हैं ना, तो स्केचिंग में हमारी ह्यूमन बॉडी को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिसकी जितनी भी हाइट है उसका फेस 8 टाइम कैलकुलेट कर लो, उतनी आएगी हाइट जितना उसका फेस की होगी, ठीक है। सीधा सा फार्मूला है। अब जैसे आजकल, पहले क्या था, हम लोग जब उसमें जाते थे मॉल वगैरह में शॉपिंग के लिए, तो लोग ट्रायल रूम में जाते हैं। अब कोई जाता है ट्रायल रूम में? जिसको नहीं पता गोल्डन रेशियो वही जाता है। जिसको पता है उसको, जैसे मान लो मुझे जीन्स खरीदना है, मैं अपने शोल्डर पर रख के चेक कर लूँगा, अगर वो पूरा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बड़ा साइज लो। अंदर क्यों जाना है उसमें, मेरा टाइम वेस्ट करना है वहाँ जाके कि फिट है कि नहीं है, सारी चीज़ें। तो हर चीज़ में गोल्डन रेशियो, और ब्रांड भी इस चीज़ पर मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। एक मूवी आई थी सुपर 30, इसमें भी गोल्डन रेशियो पढ़ाया गया। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ब्यूटी को कैलकुलेट करने का भी गोल्डन रेशियो है कि कौन बंदा कितना सुंदर है या नहीं है, उसको भी आप इसी से पता लगाते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग चलिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सिर्फ एक ही जगह तक लिमिटेड नहीं है, हर जगह यूज़ होता है, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ टाइपोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल, इन टर्म्स ऑफ स्केचिंग। अगर आपको कोई करेक्टर बनाना है, मॉडलिंग करना है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप फिर से कॉपी बनाएंगे और इसको उतना बड़ा करेंगे यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। फिर
जब हम इसकी एक और कॉपी, इसका कलर कुछ और कर देते हैं, पर थोड़ा सा जूम कर लेंगे हमने इस तरह से। फिर जब आप इसकी एक और कॉपी बनाओगे, अब कॉपी आप यहाँ बनाओगे इधर, शिट अंडू, इसके बाद इसको भी कोई नया कलर, और इसको भी आप इस तरह से बड़ा करेंगे, ठीक है। क्या निकल का है? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको और बड़ा कर सकते हो। अगर अब आप यहाँ से इस पे बनाओगे गोल्डन स्पाइरल तो परफेक्ट बनेगा, चाहे वो इस तरह से बनाओ या आप इस तरह से बनाओ, ठीक है। तो ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है, एक बनाना है, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। तो लेआउट वाला पार्ट सब क्लियर हो गया। स्क्वायर वाला पार्ट हाईली प्रिसाइज, जब आपको कोई डिज़ाइन बनाना होगा तब आपको यूज़ करना रहेगा, ठीक है, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत नहीं आएगी। फिग्मा में आपको जैसे लेआउट कॉलम्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको रो का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप मोबाइल ऐप जब बनाते हो तो आपको हर एक उसमें कितना गैप मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें भी आप कर पाओगे। चलिए, तो ये तो था इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो कस्टमाइजेशन सब समझ आ गया यहाँ तक का पार्ट। रेस्पॉन्सिव लेटर ऑन हम लोग समझेंगे किस तरह से काम करता है, बट अगर मैं यहाँ पर माउस लेके आता हूँ तो आप देख पा रहे हैं, आप जहाँ भी एलिमेंट डालोगे ऑटोमेटिकली स्पेस वगैरह सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ का डेमो दिया हुआ है, ठीक है, जिस पे भी आप पॉइंटर रखते हो सबके बारे में बताता है। नेक्स्ट, टूल्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। टोटल नंबर ऑफ 9 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 नंबर का हम समझ गए, 9 नंबर का आप पहले से जानते हो, जूम इन जूम आउट। मूव टूल को भी आप पहले से जानते हो, रेक्टेंगल को भी आप पहले से जानते हो। तो इसमें ऐसा कोई टूल नहीं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, और या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो यहाँ खुलेगी वो आपको ना समझ में आता हो। इसलिए इसको आप 1-2 दिन में सीख जाते हो, लेकिन UI UX सीखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अभी हमने UI UX का छोटा सा डेमो समझा, गोल्डन रेशियो, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आपका डिज़ाइन में, तब तक आपका डिज़ाइन दी बेस्ट नहीं होगा। अब फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर सेफर साइड के लिए नज़र डालें, कुछ ऐसा पार्ट ना रह जाए जो हमने डिस्कस ना किया हो। तो जैसे कि सबसे ऊपर क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर हम लोग यहाँ से इस तरह से करते हैं तो ये चलेगा आपके आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, अब अलाइनमेंट जो है आप अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि भाई मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और इन सब का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। मैं कहता हूँ भाई सभी टॉप से अलाइन हो जाए, तो आपने यहाँ से आगे बोला टॉप हो गया, आपने बोला यहाँ से कि भी सभी जो है वर्टिकली अलाइन हो जाए, जैसे ये यहाँ पर है, ये और ये वाला पार्ट यहाँ पर है, तो ये देखो वर्टिकली आ गया। इसी तरह से अगर आप बॉटम करोगे तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग जाएगा, टॉप करोगे तो टॉप वाले के अकॉर्डिंग जाएगा। समझ आ गया? इसके बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर गैप अलग है, यहाँ गैप अलग है, भाई बराबर करना है। समझ गए ना? इस तरह से। उसी तरह से फिर लेफ्ट अलाइन करोगे तो इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लेफ्ट होगा, राइट करोगे तो राइट वाले के अकॉर्डिंग राइट होगा, और यहाँ से आपका क्या, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये देखो हॉरिजॉन्टली सब मिडिल में आ गए, तो मिडिल वाले के अकॉर्डिंग दोनों लेफ्ट और राइट वाले मूव करके बीच में आएंगे। अब क्या था, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इसको लिटिल बिट ऊपर नीचे कर देता हूँ, फिर से ट्राई करके देखिए, बिल्कुल तरीके से अपनी जगह पर पहुँच जाएगा। तो ये हुआ पहला पार्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट ग्रिड।
बड़े काम की चीज़ है। मान लो भाई आपको ऐसे बॉक्सेस बहुत सारे बनाने हैं और लेआउट मोड जो हम अपना ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमारा एक परफेक्ट साइज है, ठीक है। तो मुझे 3 कॉलम बेस्ड बनाना है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 बन जाने चाहिए। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, रिपीट ग्रिड को ऑन किया और इसको खींचेंगे इस तरह से। तो ये देख रहे हो, ये थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भी आपका जो स्पेसिंग है वो सही नहीं है। तो आप इसको देखो, सब में बराबर हो गया। और बढ़ाना या कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा अपना कर सकते हो। तो एक साथ आप सभी की स्पेसिंग वगैरह को भी इसलिए कंट्रोल कर पाते हो इसके अंदर। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर आप वर्टिकल चलाओगे तो रो भी बनेगी। अब इसका बेनिफिट कब आएगा? मान लो कि आपको एक ई कॉमर्स डिज़ाइन बनाना हो, जोमेटो में अगर हम लोग यहाँ आते हैं, अच्छा हमें सेशन ओवर हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। कहाँ डाला था हमने? Adobe XD 59। ये हमने आपके ग्रुप में ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव से तो हार्डली, अगर आपके घर पे नेट अच्छा है तो 1 मिनट के अंदर अंदर डाउनलोड हो जाएगा। फटाक से एक्सटेंड करके इंस्टॉल कर लेना। ध्यान रखना, सेटअप चलाने से पहले जो मैंने आपको स्टेप बताया वो कर लेना, नहीं तो चलेगा नहीं तुम्हारा ये। तो मैं आपको कुछ दिखा रहा था उसका, जोमेटो का एग्जांपल। अब जैसे आप यहाँ देखोगे छोले भटूरे सैंडविच इडली, सॉरी मैं गलत टाइम पे दिखा रहा हूँ, बट ये रिपीटेशन है एक तरह से, ठीक है। इसी तरह से नीचे अगर आप देखोगे तो कार्ड क्या है, सबके साइज सेम है, तो ये भी एक तरह से रिपीटेशन है। तो ये क्या है? रिपीट ग्रिड का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप इसके थ्रू बहुत क्विकली बना सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपको यहाँ से ये पार्ट अगर बनाना है तो आप ओपन इमेज इन न्यू टैब करोगे तो ये देख सकते हैं, ये एक पीएनजी इमेज है हमारी, ठीक है। तो हमने ऐसे किया कॉपी इमेज और एक्सडी में जाके करेंगे पेस्ट इमेज। तो एक्सडी के पास ना ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ढंग से इमेजेस को लेके आ पाए, बट यही काम अगर हम वहाँ करेंगे ना फिग्मा में, तो बहुत अच्छे से इसको डील करता है। यहाँ पर अगर हम लोग कोई एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फ्रेम, तो आप देख रहे हो कितना बढ़िया से मेरा इमेज यहाँ पर निकल के आ गया।
फिग्मा बहुत अच्छे से काम करता है इसलिए। तो जैसे आपको ऐसे सैंडविचेस की फ़ोटो लेनी है, यहाँ से सैंडविच की फ़ोटो कॉल कर लो। इडली की फ़ोटो चाहिए, इडली की फ़ोटो ले लो। पराठा, ध्यान रखना जब पेस्ट कर रहे होगे तो इमेज को सेलेक्ट नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा जैसे दिखाता हूँ। वेज मील, उसने पराठा को रिप्लेस कर दिया, तो डीसेलेक्ट करना मत भूलना। अब पेस्ट करोगे तो सही से आएगा। तो ये इमेज काफ़ी बड़ी है इसके अंदर। क्या ये ऐसी ही है? हाँ, ये ऐसी ही है। इसके बाद बर्गर, कॉफ़ी, डोसा, वड़ा, पोहा, स्वीट्स, ठीक है। ये हमने अपना कंप्लीट किया इस तरह से। एक नोटपैड ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी, स्वीट्स, पोहा, वड़ा, डोसा, कॉफ़ी, बर्गर, वेज मील, पराठा, इडली, सैंडविच, एंड छोले भटूरे। ठीक है, ये हमारे पास इंस्पिरेशन फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आएंगे फिग्मा में और ये हमारे पास सारे इमेज हैं, तो सभी की नंबरिंग देख सकते हो ऑटोमेटिक हो रखी है। 1 2 हमने डिलीट किया था क्या, 1 3 4 इस तरह से सब, ये रहा 2, सबकी नंबरिंग हो रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सभी को सेलेक्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट, क्या बनाना चाह रहे हो, तो कॉर्नर किसी किसी के ट्रांसपेरेंट है तो हम सबको पीएनजी कंसिडर कर लेते हैं। हमने बोला एक्सपोर्ट 12 लेयर्स इनटू पीएनजी, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट बटन। अभी क्लास चल रही है, थोड़ा रुक जाओ। डेस्कटॉप, और यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर बना लेंगे और सभी को सेव कर देंगे। डेस्कटॉप और यहाँ पर फूड, तो इस तरह से अपने बना लेना है सारा पार्ट। और डेस्कटॉप पे हमारा ये फोल्डर आ गया, इसमें स्पेलिंग सही कर लेना, जोमेटो। अब यहाँ देखो सारे इमेजेस हैं हमारे पास सीक्वेंस में 1 2 3 4। आपने जैसे इसका साइज ऐड किया कि भाई साइज क्या है इसका,
150 बाई 150 यानी कि 1:1 का रेशियो है। वेट अभी क्लास चलेगी। तो हम याद करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे 150, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में हमने किया डिफाइन, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो टेक्स्ट का साइज कितना है, 20 पिक्सल्स, हेलवेटिका फॉन्ट है, ठीक है, इस तरह से। हो सकता ना हो तो आप एरियल ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने यहाँ डिफाइन कर लिया इस तरह से, दोनों को सेंटर लाइन, और इस टेक्स्ट के अंदर का मैटर भी अपने आप में सेंटर लाइन रहेगा। प्लस यहाँ से रिपीट ग्रिड आप ऑन करेंगे। कितने नंबर ऑफ इमेजेस हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं, 12। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया हमने। तो जितने भी नंबर ऑफ इमेज हैं आप यहाँ से पकड़ेंगे, बन गए सारे डिशेस, ठीक है, ऐसी तरह। और इसके बाद इसमें हमें टेक्स्ट डालना है, ठीक है। तो बेनिफिट समझ में आया। अब सोचो कि आपको एक एक करके सब पे लिखना होता है, छोले भटूरे सैंडविच आपने पहले ही बना के रख लिया, एक बार में डाला, बन के तैयार, खटाक एक झटके में, नहीं तो बढ़िया लगा फीचर। इसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जो पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट करके अपना निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँगा इसको, तो यहाँ पे कुछ मार्जिन डला हुआ है, आप देख सकते हो 16 पिक्सल का इधर से, ऐसे ही फिर इसके बीच का भी है एक। तो आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और यहाँ रख सकते हो इधर। अब अपन यहाँ से एक रेक्टेंगल बना के पता लगा सकते हैं ना कितना गैप है, कितना आ रहा है, 40 पिक्सल, ठीक है। बस तो फिर ऊपर जाओ, यहाँ क्या बोलोगे, इनके जो दरमियान गैप है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कितने दिख रहे हैं, 6, तो आपने इसको यहाँ से छोटा कर देना है इस तरह से,
छोटा करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉलिंग एक्टिवेट कर देना है इसमें, ठीक है। अब जब हम इसको प्ले करेंगे अंदर वाले एरिया को आपने बड़ा रखना है। ठीक है, बटन लगाना रह गया, नेक्स्ट क्लास में बटन लगा के दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोचो हमें सबके लिए ना तो सर्कल बनाने पड़े बार बार, ना सबके लिए हमें बार बार यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइनमेंट वगैरह करना पड़ रहा है। एक बार में सेट करो, सब में अपने आप काम हो जाएगा। तो इसलिए XD Figma में कंपैरेटिवली फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर बहुत तेज़ी से बनता है UI। ठीक है, बस आपको सही टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो फिलहाल आज इतना ट्राई करके देखो, फिर आगे समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। समझ में आई चीज़ें?